प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बाणभट्ट के जीवन परिचय के विषय में संक्षेप में बताने जा रहे हैं। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार हैं। इन्होंने अपनी गद्य रचना कादंबरी के प्रारंभिक श्लोकों में तथा हर्षचरितम् के आरंभिक लगभग 2.5 उच्छ्वासों में स्वयं ही अपने विषय में बहुत कुछ बताया है। अतः बाणभट्ट के जीवन वृत्त के विषय में जो भी ज्ञात होता है वह संदेह से परे एवं स्पष्ट है। सर्वप्रथम हम बाणभट्ट के समय के विषय में जानेंगे। बाणभट्ट कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। ताम्रदान पत्रों एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। अतः विद्वानों ने बाणभट्ट का समय 7वीं शती का पूर्वार्ध निर्धारित किया है। बाणभट्ट के स्थान के विषय में जानेंगे। बाणभट्ट ने अपने पूर्वजों के स्थान के विषय में बताते हुए शोण अर्थात सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम का उल्लेख किया है। संप्रति विद्वानों द्वारा यह स्थान पश्चिमी बिहार में माना जाता है। इसके पश्चात हम बाणभट्ट के जीवन वृत्त के विषय में जानकारी करेंगे। बाणभट्ट ने अपने जीवन वृत्त के विषय में बताते हुए हर्षचरितम् के प्रथम उच्छ्वास में अपने वंश की पौराणिक उत्पत्ति बताई है। तदनुसार इनके वंश प्रवर्तक वत्स अक्षमाला के पुत्र थे तथा सरस्वती व दधीच के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। सुप्रसिद्ध वात्स्यायन वंश में कुबेर नाम के पूर्वज हुए। उनके 4 पुत्रों में सबसे छोटे पाशुपत के अर्थपति नाम के पुत्र हुए। अर्थपति के 11 पुत्रों में से 8वें पुत्र चित्रभानु से बाणभट्ट का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम राजदेवी था। बाल्यावस्था में ही माता का देहावसान हो जाने के बाद पिता ने ही इनका पालन पोषण किया। 14 वर्ष की आयु में पिता का भी स्वर्गवास हो गया तथा बाण ईत्वर हो गए। बाण ने स्वयं लिखा है कि वे ईत्वर अर्थात आवारा हो गए। बहुत दिनों तक इधर उधर भ्रमण करने के कारण इनकी मित्र मंडली बहुत बड़ी हो गई थी। एक दिन सम्राट हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण का संदेश मिला कि आप सम्राट हर्ष से मिलिए, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध सम्राट से चुगलखोरी की है। तत्पश्चात बाण सम्राट से मिलने के लिए उनकी सभा में पहुँचे, किंतु पूर्वाग्रह के कारण सम्राट ने उन्हें देखकर कहा कि महानयम भुजंगः अर्थात यह तो बड़ा सर्प है। स्वाभिमानी बाण को यह सहन नहीं हुआ और वे सम्राट से प्रश्न कर बैठे कि किस आधार पर आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। मैंने श्रेष्ठ वात्स्यायन वंश में जन्म लिया है, विधिवत अंग सहित वेदों का अध्ययन किया है। तब उन्हें कुछ दिनों बाद मिलने के लिए कहा। बाद में बाणभट्ट की विद्वत्ता से प्रभावित होकर सम्राट हर्ष ने उन्हें अपनी सभा में स्थान देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रिय विद्यार्थियों, बाणभट्ट का जीवन परिचय जानने के पश्चात हम बाणभट्ट की रचनाओं अर्थात बाणभट्ट के कृतित्व के विषय में जानकारी करेंगे। बाणभट्ट की प्रारंभिक रचना हर्षचरितम् को माना जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से यह गद्य विधाओं में आख्यायिका अर्थात ऐतिहासिक कथा है। यह रचना 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें प्रधान रस वीर
तथा नायक सम्राट हर्षवर्धन है। बहुत वर्षों तक हर्षवर्धन के राज्याश्रय में रहने के बाद जब बाणभट्ट अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने उनसे सम्राट के विषय में पूछ लिया। तब बाणभट्ट ने हर्षचरितम की रचना की। आरंभिक लगभग 2.5 उच्छ्वासों में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तत्पश्चात शेष उच्छ्वासों में उन्होंने हर्ष का चरित वर्णित किया है। कादंबरी बाणभट्ट की प्रौढ़ रचना है तथा संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ गद्य कृति है। संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से यह कथा ग्रंथ है। इसका स्रोत बृहत कथा के राजा सुमनस की कथा है, जिसमें व्यापक परिवर्तन कर बाणभट्ट ने इसे नवीन अतिद्वयी अर्थात अद्वितीय कथा की सर्जना कर डाली है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है तथा इसमें शूद्रक एवं वैशंपायन शुक के 3 जन्मों की कथा वर्णित है। इसके नायक नायिका चंद्रापीड एवं कादंबरी हैं। इनके साथ ही वैशंपायन एवं महाश्वेता की कथा भी साथ साथ चलती है। कादंबरी कथा के 2 भाग हैं। पूर्व भाग महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है तथा उत्तर भाग इनके पुत्र पुलिंद भट्ट अथवा पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, ये अनेक नाम मिलते हैं उत्तर भाग के रचनाकार के रूप में। बाणपुत्र को किसी ने पुलिंद भट्ट, किसी ने पुलिन भट्ट तो किसी ने भूषण भट्ट बताया है। कहा जाता है कि बाण जब मृत्युशैया पर पड़ गए तब अधूरी रचना से दुखी हो अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा कि मेरी इस अधूरी रचना को कौन पूरा करेगा। पुत्रों ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। उन्होंने परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा कि सामने सूखी लकड़ी पड़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तब बड़े पुत्र ने इसका उत्तर दिया, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। इस उत्तर से बाण संतुष्ट नहीं हुए। तब कनिष्ठ पुत्र ने उत्तर दिया, नीरस तरुरिह बिलसति पुरतः। बाणभट्ट ने छोटे पुत्र के उत्तर से प्रसन्न होकर उसे कादंबरी कथा को पूर्ण करने का आदेश दिया। आज्ञाकारी पुत्र ने पिता की आज्ञा का पूर्णतया पालन करते हुए उत्तर भाग की रचना की। बाणभट्ट की अन्य रचनाओं में चंडी शतक को भी गिना जाता है। इसमें भगवती चंडी अर्थात दुर्गा की स्तुति के 100 श्लोक हैं। यह स्तोत्र काव्य है। इसके अतिरिक्त नलचंपू के टीकाकार चंडपाल और गुण विजय गणि ने बाणभट्ट के नाम से एक नाट्य रचना का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम है मुकुटताडितकम। यह नाटक अप्राप्त है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इसे महाभारत के कथानक पर आधारित बताया है, जिसमें भीम दुर्योधन को मारकर उसका मुकुट तोड़ फोड़ डालते हैं। बाणभट्ट के नाम से एक अन्य रचना भी प्रचलित है, जिसका नाम है पार्वती परिणयम। इसके नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि यह पार्वती के विवाह की घटना पर आश्रित है, किंतु कीथ आदि अनेक विद्वान इसे 15वीं शताब्दी के वामन भट्ट बाण की रचना मानते हैं। इसके अतिरिक्त पद्य कादंबरी के नाम से भी बाणभट्ट की एक अन्य रचना की चर्चा विद्वत समुदाय करता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक अपने ग्रंथ में कादंबरी के विरह व्यथा विषयक एक पद्य का उल्लेख किया है, जिससे विद्वानों का कहना है कि संभवतः बाणभट्ट ने पद्य कादंबरी की भी रचना की है। भोज ने भी सरस्वती कंठाभरणम में यादृग गद्य विधौ बाणः पद्य बंधे पितादृशः ऐसा कहकर इस ओर संकेत किया है। तो इस प्रकार से
बाणभट्ट की रचनाओं के विषय में जब भी उल्लेख होता है इन 6 रचनाओं का नाम लिया जाता है।